हेलो स्टूडेंट, आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस कक्षा में हम हिंदी पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। यहाँ प्राथमिक स्तर की बात किया गया है, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के बारे में बात कर रहा है। अगर उनकी भाषा का आकलन करना है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है उनकी पठन क्षमता का आकलन करना, दूसरा है उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, तीसरा है उनकी लेखन क्षमता का आकलन करना, चौथा है उनके बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो देखिए, जो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनकी पठन क्षमता का हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं, लेखन क्षमता का भी आकलन नहीं कर सकते हैं और बोलने की कुशलता का भी आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके जब वो स्कूल में आते हैं तो उनकी लेखन क्षमता, पठन क्षमता और बोलने की जो कुशलता होती है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। इसलिए हम लोग उसकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करेंगे और उसकी जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। यहाँ भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है। देखिए, भाषा आकलन कैसे होता है। जब भाषा आकलन हमें करना है तो हमें भाषा का अधिक से अधिक उपयोग को देखना होगा। और भाषा का उपयोग कैसे सबसे अधिक होगा, कहानी कहने में, कहानी लिखने में, घटना का वर्णन करने में और श्रुत लेख में। तो देखिए, जो भाषा का जो सबसे कम प्रयोग है वो श्रुत लेख में है। यहाँ पे क्या होगा, जो दूसरे द्वारा बोला जाएगा उसको हम लोग सुन के लिख देंगे, उसी को बोलते हैं श्रुत लेख। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। श्रुत लेख सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा का आकलन करने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन ही नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या फिर निराधार है। तो देखिए, जब भी बच्चे को जो भाषा क्षमता का जब हम आकलन हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है, सिर्फ बच्चे का ही आकलन नहीं होता है, जो शिक्षक होता है उसकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी रही है उसका भी आकलन होता है। तो यह बात पूर्णतः सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर जानकारी दी। देखिए, जब भी हम लोग किसी बच्चे के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसमें सबसे जो अधिक जानकारी होती है वो सबसे अधिक जानकारी हमें पोर्टफोलियो से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पोर्टफोलियो है वो क्या होता है कि देखिए, एक आपका सूची पत्र टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का नाम होता है, बच्चे की निष्पादन क्षमता कैसी है, बच्चे की जो भाषा की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, उसको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कौन सी चीज़ों को वो आसानी से सीख पा रहा है, सब कुछ पोर्टफोलियो में दिया रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। देखिए, पहली कक्षा में जब बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं जो कि लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है वाक्य लिखना, तो वाक्य तो वो लिखना जानते ही नहीं है। दूसरा है शब्द लिखना, वो शब्द भी लिखना नहीं जानते हैं। तीसरा है चित्र बनाना, चौथा है अक्षर बनाना। तो देखिए, अक्षर बनाना भी वो नहीं जानते हैं, वो जानते हैं चित्र बनाना। हम लोग उनको कुछ भी दे देंगे लिखने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए दे देंगे तो वो हमेशा चित्र के माध्यम से ही वो चीज़ों को सीखते हैं। कुछ भी देंगे लिखने के लिए वो ऐसे ही लिखेंगे। तो उनका क्या होता है, जो चित्र बनाना होता है वो भी लिखने के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, हमें वो खोजना है। पहला ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ, दूसरा है अनुमान लगाना, तीसरा है पढ़ने का उद्देश्य, चौथा है अक्षरों की पहचान। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पढ़ना सीखने के लिए सबसे जो कम महत्वपूर्ण है वो है पढ़ने का उद्देश्य। पढ़ने का उद्देश्य फिक्स नहीं होता वहाँ पे कि आज हमें क सिखाना है, कल हमें वाक्य बना देना है, परसों वो बराबर उसको पढ़ने लगे। तो ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है आपका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो देखिए, जब भी हिंदी पेडागॉजी में भाषा अर्जन क्षमता की बात करेगा तो वो हमेशा चौमस्की से रिलेटेड रहेगा, इसलिए हम लोग चौमस्की पे टिक करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को देखते ही टिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ फिर से प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 की बात कर रहा है कि जब भी हम लोग भाषा सीखेंगे तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन है।
तो पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है टेलीविज़न। तो देखिए जब भी प्राथमिक स्तर की बात होती है और भाषा सीखने की बात होती है तो हम लोग बाल साहित्य पे टिक करते हैं, क्योंकि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य में क्या होते हैं, अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी आकर्षित करते हैं, और बच्चे जो होते हैं उनके भाषा सीखने की उनके अंदर क्षमता का विकास करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। तो स्वाभाविक यह बात है, विचारणीय है, निंदनीय है या फिर अनुचित है। तो देखिए जब भी बच्चे आते हैं स्कूल में तो वो क्या करते हैं, अपने मदर टंग के साथ में आते हैं, मतलब अपनी मातृभाषा के साथ में आते हैं। तो ये जब वो मातृभाषा में बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें कभी भी बच्चों की जो भाषा है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें उनको अनुचित नहीं कहना है। तो उनके जबकि जो भाषा होती है मातृभाषा उसको हम लोग को सम्मान देना है और उसको समझना है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। तो जैसा कि हमें पता है जो हमारा इंडिया है वो क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मतलब बहुभाषीय देश है। यहाँ हर राज्य की अलग अलग बोली है, हर गांव में अलग अलग बोली बोली जाती है। तो क्या है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, जो बहुभाषिता है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में डैश है। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उसमें कोई भी चीज़ सिंपली नहीं दी होती है, हर चीज़ कार्टून के फॉर्म में दी होती है। मान लीजिए अगर किसी हाथी का फिगर बना हुआ है तो वह नॉर्मल हाथी का फिगर उसमें नहीं रहेगा, वो कार्टूनी वाले फिगर में वो बना रहेगा। तो ये क्या है, बच्चों को सहायक है, बाधक विज्ञापन है, निरर्थक है या फिर अनुपयोगी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग टिक करते हैं सहायक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों इन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग तो की हुई है, ये सब क्या है, अनुनासिक चिन्ह है, तो ये उनका प्रयोग तो की है। तो बोल रहा है बिल्कुल नहीं जानती, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। अगर वो नहीं जानती तो वो प्रयोग भी नहीं करती। दूसरा है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। चलिए ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे बेस्ट ऑप्शन को। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। अगर वो लापरवाह होती तो वो पाँचों, किन्हें, आंखों ये सब सही सही बिल्कुल नहीं लिखती। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगला है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण कर रही है। अगर वो अति सामान्यकरण करती तो वो बिल्कुल ठीक ठीक नहीं लिखती, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति सजग है, तभी तो वो सही से यूज कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ भाषा शिक्षण हमें प्रारंभ करना है तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी हो। ऑप्शन है बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, दूसरा है बच्चे के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तीसरा है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति, यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति की बात किया गया है, को पहचानना, चौथा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो देखिए कभी भी हम लोग बच्चे की लिखित क्षमता, मौखिक क्षमता, पठन क्षमता को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम शुरू करने गए हैं वहाँ पे तो हमें नहीं पता है कि बच्चे की अभिव्यक्ति कैसी है। तो हमें सिर्फ बच्चों की भाषाई जो उन लोग की जो सहज अभिव्यक्ति है हमें उसे पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता का पहचान करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो देखिए जब हम जानते हैं जब बच्चे प्राथमिक स्तर पे स्कूल में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि कई भाषाओं को बोलते हैं। एक तो वो अपनी मदर टंग में बात करते हैं और दूसरा वो अपनी जो स्कूल की लैंग्वेज है उसके बेस पे बोलना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास क्षमता होती है बोलने की और क्या होती है, लिखने की। तो देखिए लिखने की क्षमता उनके अंदर विकसित नहीं हुई रहती है, इसलिए ये भी आपका गलत है। दूसरा है पढ़ने की, तो उनके पास कई भाषाओं को पढ़ने की भी क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा है रटने की, तो रटने पे तो हमें कभी ध्यान ही नहीं देना है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है समझने की, तो वो क्या करते हैं कई भाषाओं को बोलते भी हैं और समझते भी हैं। अगर उनके सामने कोई दूसरा भाषा बोलता है
जो कि उनसे रिलेटेड है तो वो उसको समझेगा भी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। तो देखिए, किसी अगर भाषा को सीखना है तो ज़रूरी क्या है कि हम लोग उसकी अवधारणाओं को सीखें। वो कैसे भाषा बनी हुई है पहले हमें इसको सीखना है। तो अवधारणाओं को तो समझेंगे, लेकिन विषय वस्तु, तो देखिए विषय वस्तु को हम लोग नहीं समझ सकते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए कि पहले हम लोग उसके सिलेबस को ही समझ लें। तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा है उपयोगी, कहाँ कहाँ उपयोग होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा है अवधारणा व शब्दावलियों को। देखिए, जब भी हम लोग किसी अवधारणा जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें कई शब्दावलियाँ यूज़ की रहेंगी, तो हमें उनको भी समझना है, तभी हम किसी भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। तो है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। दूसरा है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चौथा है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है और जो चौथा ऑप्शन है आपका, एक में बोला है कि एक क्रम में ही है, दूसरा कह रहा है एक क्रम में नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन है उसको हमें देखना ही नहीं है। तो जो भाषा कौशल होते हैं वो एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी पे हम लोग टिक करेंगे। यहाँ कह रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। जब भी बच्चे जब अपनी भाषा को बोलते हैं तो उनमें कई त्रुटियाँ होती हैं, तो उसमें से कौन सा उचित नहीं है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तीसरा है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। चौथा है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो देखिए, जो त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, इसका मतलब हम लोग बच्चे पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है बोलने में, इसका मतलब है कि भाषा से वो अज्ञान है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी बच्चे का दोष नहीं देना है, बच्चों के अंदर त्रुटियों को नहीं खोजना है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भाषा का आकलन करना है, तो हम लोग कौन सा प्रश्न पूछेंगे कि उसका जो आकलन है वो सही से हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। देखिए, मुख्य घटनाओं को बताने के लिए बोला है। दूसरा है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तीसरा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। चौथा है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था। तो देखिए, हम जानते हैं जो ईदगाह चैप्टर था उसमें क्या था कि एक हामिद नाम का इंसान था, लड़का था। वो क्या किया था कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पूछेंगे क्या खरीदा था, तो हम लोग इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ चिमटा होगा। तो सिर्फ एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में हम लोग उत्तर दे देंगे, इससे हम लोग का भाषा का आकलन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा है मुख्य घटनाएं सुनाइए, और यहाँ पे है कि कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। देखिए, जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और पूरी कहानी काफ़ी बड़ी होती है। और यहाँ मुख्य पात्र का नाम सिर्फ हम लोग हामिद बताएंगे, तो ये भी काफ़ी छोटा आपका ऑप्शन होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। जब वो अपनी भाषा में सुनाएगा तो भाषा का आकलन काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है। जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। वो जन्म से ही भाषा जो होता है उसको आराम से सीखते रहते हैं, किसी को देख के, किसी का सुन के वो सीखते रहते हैं। तो उनमें जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। सुंदर लिखना। तो उनको तो भाषा जब वो सीखते हैं तो उनको लिखना तो आता ही नहीं है। मानक वर्तनी, तो ये भी जरूरी नहीं है। तीसरा है शुद्ध उच्चारण। अब बच्चे से शुद्ध उच्चारण के हम लोग जो है उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो शुद्ध शुद्ध बोलेगा, तो ये भी आपका गलत है। चौथा है बातचीत। तो देखिए, जितना हम लोग बच्चे से बातचीत करेंगे उसके भाषा का विकास उतना ही अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग,
साहित्य की रचना। तो देखिए जब भी हम लोग प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो भाषा के प्रयोग पे अधिक बल देते हैं कि बच्चा सही तरीके से भाषा का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, और अधिक से अधिक प्रयोग हम लोग बच्चों से करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। भाषा सीखने सिखाने के लिए भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए कहीं गए और इंग्लिश सीख लिए, फिर उसके बाद अगर उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जब भी हम लोग कोई भाषा सीखते हैं तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना होता है हमें, तभी हम लोग प्रभावित तरीके से उसको सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से, देखिए यहाँ सामाजिक वर्ड यूज किया है। अगर जो भी पेडागॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब भी हम लोग सामाजिक वर्ड की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग वाइगोत्सकी पर टिक करते हैं। अगर वहीं सामाजिक वाली बात नहीं होती, सिर्फ भाषा सीखने की बात होती है तो चौमस्की पर टिक करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात क्या है, भाषा विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य। तो हम जानते हैं कि जो प्राथमिक स्तर की बात करती है तो हमेशा हम लोग बाल साहित्य की बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। बाल साहित्य से बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देख लेते हैं भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। देखिए भाषा सीखना क्या होता है कि हम लोग कहीं जा करके एक नियम या फिर किसी बुक से या फिर किसी टीचर से हम लोग सीखते हैं, लेकिन भाषा अर्जित करने का मतलब ये होता है कि वह स्वतः ही हमें आ रही है, समझ में हमारे आ रही है। जैसे जो हम लोग की जो मदर टंग होती है उसको हम लोग अर्जित करते हैं। और भाषा सीखने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश सीखना चाहें कहीं जा करके तो उसको बोलते हैं भाषा सीखना। और जो हमारी मदर टंग है जो कि हमें कहीं से सिखाई नहीं गई है उसको बोलते हैं भाषा अर्जित करना। तो इसमें मुख्य आधार क्या है, साक्षरता, भाषा परिवेश, पाठ्य सामग्री, भाषा आकलन। तो आप लोग भी कोशिश करिए उत्तर देने का। तो देखिए जब भी हम लोग भाषा सीखते हैं और भाषा अर्जित करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है भाषा के परिवेश का, क्योंकि हम लोग जब भाषा सीखने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक परिवेश हमारा बदल जाता है। हमें कुछ बुक्स की सहायता से या फिर किसी टीचर की सहायता से या फिर किसी को नियम को बताकर भाषा को सिखाई जाती है। तो भाषा परिवेश का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। यहाँ फिर से बच्चों के भाषा के आकलन के बारे में बात किया गया है कि आप किसको सबसे अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली। तो देखिए जब भी बच्चों के भाषा का आकलन करना है तो हमेशा हम लोग उसके पोर्टफोलियो को देखकर ही उसके भाषा का आकलन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। पोर्टफोलियो के बारे में मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि हम प्रवाह से पढ़ें, दूसरा है कि उसका अर्थ समझें, तीसरा है हमें अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, चौथा है हमारी गति होनी चाहिए। तो देखिए जो पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग उसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। तो सबसे अधिक उस महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोग क्वेश्चन का अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 27। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब लिखना यहाँ सिखाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता। अब बच्चों को लिखना सिखाना है, इसका मतलब बच्चों को लिखने नहीं आता है, तो वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा, इन लोग पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ इतना देना है ध्यान कि बच्चे की जो भाषा की अभिव्यक्ति है वो सही से हो पा रही है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। देखिए यहाँ पाठ्य पुस्तक के निर्माण करना है हमें, तो हम लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें। तो देखिए जब भी हमें पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है वो भी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के बारे में समझता ही नहीं है, या फिर प्रसिद्ध लेखक के बारे में वो भी नहीं समझता है, रचनाओं के बारे में नहीं समझता है कि कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, भाषा की विभिन्न रंगतों का यूज करेंगे, तब अपना पाठ्यक्रम बनाएंगे, पाठ्य पुस्तक बनाएंगे, तो वो बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है आप लोगों का। आगे देख लेते हैं 29। बहुभाषित
कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, देखिए फिर से आ गया मातृभाषा के प्रयोग, हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना है, हमें हमेशा ध्यान देना है। तो ऑप्शन है अनदेखा करना चाहिए, तो ऑप्शन गलत है ये। अस्वीकार किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। स्वीकार किया जाना चाहिए, तो ये तो ठीक लग रहा है। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब भी हम लोग भाषा सीखते और सिखाते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश। देखिए जब भी भाषा सीखने सिखाने की बात होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षक है उसका भाषा ज्ञान ठीक है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें भाषा का प्रयोग करना है तो हमारा सही है कि नहीं, हमें ये देखना है। आपका यह अभिभावक का साक्षर होना, अभिभावक का साक्षर होना भाषा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हो ही नहीं सकता है। पहला है संचार माध्यम का प्रयोग, तो देखिए संचार माध्यम का प्रयोग भी जरूरी नहीं है, हम लोग किसी भी चीज़ का प्रयोग करके भाषा को सीखने और सिखाने का कार्य कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना जरूरी है, भाषा का समृद्ध परिवेश होना जरूरी है, जहाँ भाषा का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। फिर से प्राथमिक स्तर की बात कहा है और हिंदी भाषा सिखाने की बात कहा है। कक्षा में लिखित आकलन, फिर से यहाँ लिखित दिया है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, अब यहाँ पे शिक्षक की भाषा के ज्ञान के बारे में बात किया गया है। तीसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, चौथा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो देखिए जब भी हमें भाषा सिखाना है तो उसका लिखित आकलन, मौखिक आकलन, गद्य का आकलन करना, पद्य का आकलन करना ये जरूरी नहीं होता है। और शिक्षक का ज्ञान, अभिभावक का ज्ञान, प्रिंसिपल का ज्ञान ये भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकों का इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन उससे जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो कक्षा का जो परिवेश है वो कैसा होना चाहिए। अभी हम देखते हैं जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसका जो परिवेश होता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं स्कूल में कि जाते ही बच्चा क्या करे, अट्रैक्ट हो उन चित्रों के प्रति। काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी होती है, अच्छे अच्छे जानवरों के प्रिंट बने होते हैं, तो वो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश देने के लिए बना होता है ताकि उनका विकास अच्छी तरीके से हो सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेके विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है, उसमें निहित अर्थ क्या है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। दूसरा है बच्चों के बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तीसरा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। चौथा है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। यहाँ उचित प्रयोग की बात कहा गया है। तो देखिए जब भी बच्चे आते हैं क्लास में, हमने पहले ही बताया हुआ है कि हमें ना सुधार करना है, ना उन्हें सिखाना है, ना ही उनको इग्नोर करना है, ना ही उनको कक्षा के बाहर करना है। ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, निगेटिव होती हैं। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा आपका तीनों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सुधारना है, यहाँ न सिखाने की बात है और यहाँ कक्षा के बाहर रखने की बात है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है कि जो भी वो अनुभव लेके आया है उसका उचित प्रयोग किया जाए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम सुधार करेंगे उसमें तो सही रहेगा, तो ये ऑप्शन को गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 33, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो देखिए जब भी हमें सिखाना है किसी भाषा को तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे अधिक बच्चे क्या करेंगे, बाल साहित्य को देखते ही इस पर टिक कर देंगे। लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा सीखना सिखाना है ना, तो भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर सीखना सिखाना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। उसके लिए सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है। हम लोग किसी भी भाषा को सीखते हैं, सिखाते हैं, तो जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, अपनी जो है भावनाओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक जो भाषा सीखना है और सिखाना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसमें 99% बच्चे बाल साहित्य पे टिक करके आएंगे। तो देखिए हमें जो है क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी हमें टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करना चाहिए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को अवसर दें। दूसरा है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पे हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। तीसरा है बच्चों की मानक भाषा का ही, यहाँ मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए बोला है कि अवसर दें। चौथा है बच्चों को
शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पेडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन में खोजते हैं कि कहाँ अवसर देने की बात कही गई है। अब यहाँ 3 ऑप्शन में अवसर देने की बात है तो हम लोग बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो देखिए जो आपका है कि बच्चों के द्वारा मानक भाषा का ही, यहाँ ही वर्ड यूज करके इस ऑप्शन को गलत बना दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा के स्थान पर, यहाँ भी ही वर्ड यूज कर दिया, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ जोर देके बल देके बोल रहा है कि वही करना ही चाहिए, तो जहाँ भी हमें जोर देने की बात होती है वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ावा दे, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो बच्चे की जो सहज अभिव्यक्ति है हमें उसे ही बढ़ावा देना है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यहाँ कमजोर है, तो यहाँ देखिए भाषा आकलन जब भी होगा तब भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होगा, तभी भाषा आकलन अच्छे तरीके से हो सकेगा। अब हमें क्वेश्चन ऐसा पूछना है जिसमें क्या हो, बच्चे क्या करें, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करें। तो पहला है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में से क्या खरीदा। अब इसका तो जैसा मैंने पहले ही उत्तर बता दिया है कि हामिद एक चैप्टर का नाम है, वहाँ हामिद एक बच्चे का नाम है, तो हामिद मेन कैरेक्टर वहाँ रहता है, तो उसने वो क्या खरीदता, चिमटा खरीदता है। तो ये तो आपका जो है भाषा आकलन अच्छी तरीके से होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ चिमटा बोलना है। दूसरा है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब सिर्फ केशव के बारे में यहाँ बात किया गया है। आगे देखते हैं यदि इला तुम्हारे स्कूल में आ जाए तो उसे किन किन कार्यों में परेशानी होगी। आगे देखते हैं अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी किस बात से। तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पूछा सबसे कमज़ोर क्या है, तो सबसे कमज़ोर जो ऑप्शन आपका होगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही लाइन में आंसर है कि क्या खरीदा, तो उत्तर में रहेगा चिमटा खरीदा। तो सबसे कमज़ोर हम लोग को देखना है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ है डैश घबराता है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो देखिए यहाँ घबराता ही नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। तो आपका लेखन है, सुनना है, संप्रेषण है, या फिर अक्षर ज्ञान है। तो हम जानते हैं जो भाषा का जो अति महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो क्या है, संप्रेषण है। मतलब भाषा हम लोग क्यों सीखते हैं, ताकि हम लोग की जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। जैसे अभी हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो हम लोग कहीं और जाएंगे, वहाँ इंग्लिश यूज हो रही है, तो हम लोग पहले से ही इंग्लिश सीख के जाएंगे, ताकि हम लोग को संप्रेषण वहाँ पे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत ना हो। तो जो भाषा का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, संप्रेषण करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए यहाँ सुनने की कुशलता और किसका, लिखने की कुशलता का आकलन, सुनने और लिखने की कुशलता, यहाँ सुनने और लिखने की, हमें सुनने की कुशलता का आकलन करना है और लिखने की। तो ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दतः लिखना। दूसरा है कविता सुनाना और शब्दतः लिखना। तीसरा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना। चौथा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो देखिए जब भी हम लोग शब्दतः देखते हैं, मतलब जैसे जैसे मैंने सुनाया है बिल्कुल वैसे वैसे ही सुनो या फिर उसको लिखो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई कहानी सुनाते हैं तो उसको कैसे कैसे हम लोग सुनाया है बिल्कुल शब्दतः किसी को याद नहीं रहता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तीसरा है कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखना। अब सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे तो हमारा तो भाषा आकलन हो नहीं जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब भी हम लोग किसी कहानी को सुनते हैं तो उससे सुनने की क्षमता का विकास होता है और आकलन होता है, और जब लिखते हैं अपने शब्दों में तो उससे लेखन क्षमता का हमारे विकास होता है और लेखन क्षमता का आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो देखिए सार्थक एक बच्चे का नाम है, वो क्या करता है, जब भी पढ़ता है तो वो वाक्यों को बार बार दोहराता है, शब्दों को बार बार दोहराता है। तो यह क्या दर्शाता है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। तीसरा है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चौथा है वह लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई उसको होती है। अच्छा आप लोग बताइए, जब भी हम लोग कभी एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न होता है उसको कई बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो क्या हमें अधिक समय लेना है एग्जाम में? बिल्कुल गलत।
क्योंकि हम लोग अटक अटक के पढ़ ही पाते हैं इसलिए ऐसे पढ़ते हैं, ये भी गलत है। हम लोग क्या करते हैं, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि हमें लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी आपका गलत है। आगे देख लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी भाषा का में आकलन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ जो आकलन जो हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों का पहचान करना, ये तो उद्देश्य है। भाषा आकलन का उद्देश्य तो यही होता है कि जो बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं उसका हम लोग पहचान करें और उसका निराकरण करें। दूसरा है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बात गलत है। हम लोग कभी भी बच्चों के जो भाषा प्रगति है, हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम लोग उसका चेक करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे और फिर उसके अभिभावकों को बताएंगे, उसके प्रिंसिपल को बताएंगे या फिर उसके शिक्षक को बताएंगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य उदाहरण है। अब प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य किस चीज़ का उदाहरण है? किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर मतलब पाठ्य पुस्तक से हट के शब्दों का श्रुत लेखन। आई होप कि आप लोगों को उत्तर का पता चल चुका होगा। देखिए, सबसे उत्कृष्ट लेखन क्या होता है कि हम लोगों ने जो भी घटना देखा हुआ है उसका लिखित वर्णन करना। तभी जो हमारे लेखन क्षमता है उसका हम लोग को पता चल पाएगा कि हमारी लेखन क्षमता कैसी है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। आगे देख लेते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन पूछा हुआ है। भाषा विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दूसरा आपका है बच्चों में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तीसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। चौथा है बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। हम लोग जब भी देखेंगे तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, एक में कह रहा है जन्मजात नहीं होती है। तो इन्हीं दोनों में सही, क्योंकि जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन को अपोजिट में दे दिया जाता है तो हमेशा ऑप्शन हम लोग को उसी में चूज करना होता है। तो देखिए, एक में दिया हुआ जन्मजात क्षमता होती है तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि कौन सी जो है कथन सही है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो बच्चों की भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पे प्राफिया नहीं है, ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को। जब भी हम लोग को क्या होती है ग्राफिया, मतलब पहले समझिए आप लोग, ग्राफिया मतलब होता है ग्राफ्स। अब ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, लिख लिख के बनाते हैं। तो डिस्ग्राफिया में क्या होती है, हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया में हम लोगों को लिखने में दिक्कत होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे देख लेते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यहाँ हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा हुआ है कि आप सबसे अधिक इम्पोर्टेंट किसको मानेंगे। तो ऑप्शन हमारा है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। देखिए यहाँ रचनाओं के बारे में बात किया गया है। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तीसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। चौथा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो अब हम जानते हैं प्राथमिक स्तर पे अभ्यास कार्य की बात नहीं होती है कभी भी, तो ये आपका गलत है। पहला और दूसरा ऑप्शन है आपको प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। तो हम लोग जो है पाठ्यक्रम में कभी प्रसिद्ध रचनाओं को नहीं रखते हैं, तो ये दोनों आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं पे हम लोग ध्यान देते हैं जिससे बच्चों के नैतिक विकास हो सके और कहानी कविताओं से उनका क्या हो सके, चिंतन कौशल का विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 44 बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती है, बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। देखिए जो बहुभाषिक कक्षा होती है, हम जानते हैं इंडिया क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो वहाँ जानते हैं कि हर कक्षा में बच्चे जो होते हैं अपनी अपनी मदर टंग के साथ आते हैं और उनकी कई भाषाएं होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, संसाधन के रूप में उसको
कार्य में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। कभी भी बाधित नहीं करती, कभी भी चुनौती नहीं देती है, बाधित नहीं करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी हम लोग भाषा सीखते हैं फिर भाषा अर्जित करते हैं तो उसमें जो मेन रोल होता है वो हमारे परिवेश का होता है कि हम लोग कितना अधिक उसको यूज कर पा रहे हैं। तो भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का जो मुख्य अंतर का जो आधार है वो ये है कि जो परिवेश होता है वो हमें परिवेश मिलता है जिससे हम लोग भाषा अर्जित कर लेते हैं, और एक ऐसा परिवेश हमारे सामने होता है जिसमें हम लोग को भाषा सीखना पड़ता है। भाषा सीखना हमारी मजबूरी होती है, फिर हमारा शौक होता है। तो ये परिवेश का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 46। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण। तो देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं अपनी मूल्य निर्माण के, मतलब हमारा नैतिक मूल्य क्या है, तो उसमें हम लोग भाषा की भूमिका को कभी भी अनदेखा नहीं करते हैं। क्योंकि मूल्य निर्माण में क्या होता है, भाषा एक मेन रोल प्ले करता है हमारे मूल्य का निर्माण करने में। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे देख लेते हैं 47। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आपके बारे में पूछा हुआ है कि आप क्या करेंगे। बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे। दूसरा आपका है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करेंगे। तीसरा है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे। चौथा है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे, कि मतलब पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो हमें इसका आंसर पता है कि जब भी हम लोग एक शिक्षक होने के नाते हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का अधिक से अधिक विकास हो सके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह के उसको अवसर उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। कभी भी उसको वाद विवाद के लिए तैयार नहीं करना है। अंक प्राप्त करने का उद्देश्य तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अच्छी तरह से अपना निर्वाह करेंगे ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे जिससे उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके। आगे देख लेते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। देखिए रोहित एक लड़के का नाम है, वो क्या है दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, वो अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए ये 3-4 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके होंगे ऐसे कि जब भी कोई बच्चा अपनी मदर टंग में बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो देखिए जब भी कभी बच्चा अपने जो है मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो हमें डांटना भी नहीं है, अनदेखा भी नहीं करना है, उसको हमें क्या करना है, हमें खुद उसकी भाषा को समझना है ताकि हम लोग उसकी जो टीचिंग लर्निंग है उसको अच्छी तरीके से करवा सके, हम लोग उसको अच्छी तरीके से सिखा सके। तो हमें खुद उसकी भाषा को सीखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। किसी और बाकी बच्चों से नहीं कहना है कि उसकी भाषा सीखें, क्योंकि बच्चे क्या है खुद ही अपनी मदर टंग को लेकर आए हैं, आप किसी और मदर टंग को सीखेंगे तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है 48 का। आगे देख लेते हैं 49। पढ़ना सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन है भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। तो देखिए जब भी हमें देखना है कि कौन सा अनिवार्य नहीं है पढ़ना सीखने के लिए, अब पढ़ना सीखने के लिए हमें कभी भी अनुमान लगाने के कौशल का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अनुमान लगा के पढ़ना सीखेंगे, ये कोई कौशल नहीं होता अनुमान लगाने का कौशल, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो यहाँ बेहतर होने की बात कही गई है। तो संज्ञानात्मक विकास में कि संक्रियात्मक विकास में, पहले हम लोग क्या भरेंगे, संज्ञानात्मक विकास के संक्रियात्मक विकास। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास होता है, तो पहला तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। और क्या है, और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, सीमित चिंतन में कि विस्तृत चिंतन में। ये दोनों तो ऑप्शन पहले से ही गलत हो चुके हैं क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक नहीं दिया हुआ है। अब जो बच्चे होते हैं वो विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है।
तो जो द्विभाषी बच्चे होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं किसी अन्य बच्चों से। तो 50 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। अब किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं? लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था कि हमें उनका जो वो कुछ लिखे हुए हैं वो हमें मिला तो था, लेकिन हम लोग उसकी लिपि से परिचित नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, किस लिपि में लिखा है। तो जब तक हमें लिपि से परिचय नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी सीखना है, तो जब तक हम लोग ABCD नहीं जानेंगे या फिर हम लोग नहीं जानेंगे कुछ रूल्स को, तब तक हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजी की लिपि हमें पता होनी चाहिए, इसलिए लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 51 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे देख लेते हैं 52, भाषा और विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी है। अब भाषा और विचार में कौन अग्रणी है? हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हिंदी पेडागोजी में भाषा का बात आएगा तो हम लोग हमेशा चौमस्की को टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। वहीं अगर सामाजिक भाषा की बात आती तो हम लोग हमेशा वाइगोस्की को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सामाजिक भाषा की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए वाइगोस्की नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिद्धार्थ एक छोटा सा बच्चा है, उनकी माँ ने जो परिवार के अदर सदस्य हैं उनसे कहा है कि आप एक ही भाषा में बात करो, जो भी भाषा अपनाओ आपकी भाषा एक ही होनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? तो ऑप्शन है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। दूसरा है कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। तीसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। चौथा है, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। सिद्धांतों की वह गहरी समझ रख रही हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। तो देखिए, वो क्या चाहती हैं कि जो सिद्धार्थ है उसके भाषिक परिवेश में अवरोध उत्पन्न ना हो। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो सिद्धार्थ है, छोटा बच्चा है, वो तो सीख रहा है ना, अपने जो घर के जो सदस्य हैं उनको क्या वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको सीख रहा है। अगर हम लोग मल्टी लैंग्वेज में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करेंगे, तो वो क्या होगा, उसके सीखने में अवरोध उत्पन्न होगा, वो सीख नहीं पाएगा ढंग से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 54, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर होता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका हमें अर्थ समझ में आए, क्योंकि पढ़ने का अर्थ यही होता है कि हम लोग उसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा कि हम लोग को अर्थ समझना है उसका, बोल बोल के पढ़ सके, जोड़ जोड़ के पढ़ सके, वाक्य पढ़ सके, ये सब कोई भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं होता है। आगे देख लेते हैं 55, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ लेखन क्षमता की बात की गई है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। वर्तनी, दूसरा है मौलिक विचार, तीसरा है श्रुत लेख, चौथा है सुलेख। तो सबसे पहले आप लोग श्रुत लेख और सुलेख में अंतर समझ लीजिए कि जो श्रुत लेख होता है, श्रुत मतलब होता है सुनकर, लेख मतलब होता है लिखना। तो जो सुन के हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं श्रुत लेख, और जो सुंदर सुंदर हम लोग लिखते हैं, जो भी सुंदर लिखावटें होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सुलेख। तो जो लेखन क्षमता है उसका जो विकास हो सके या फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें आपका होता है श्रुत लेख। मतलब जो भी हम लोग जो सुन के लिखेंगे उससे हमारी लेखन क्षमता का विकास होगा। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, श्रुत लेख है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ श्रवण और वाचन कौशल के बारे में पूछा है कि सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगी। पहला है रेडियो समाचार सुनना। देखिए, रेडियो समाचार सुनने से सिर्फ हमारे
श्रवण कौशल का विकास होगा। दूसरा है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। जब भी हम लोग कहानी सुनाएंगे बच्चों को तो उनके श्रवण कौशल का विकास होगा, और जब भी हम लोग उससे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे तो उनसे बच्चों की वाचन कौशल का विकास होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो कविता बुलवाने से क्या होगा, सिर्फ उनके वचन कौशल का विकास होगा, और प्रश्नोत्तरी सत्र रखने पे भी उनका क्या होगा, सिर्फ वचन कौशल का विकास होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कहानी सुना के उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। आगे देख लेते हैं 57। वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। तो वाणी कैसी होती है, वाणी गौड़ होती है, स्थिर होती है, अस्थायी होती है, फिर अस्थायी होती है। तो जो वाणी होती है वो होती है अस्थायी और जल्दी जल्दी बदलती रहती है। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में हम लोग किसी अलग तरीके से बोलते हैं, दोस्तों के साथ हम लोग हैं तो कुछ अलग तरीके से बोलेंगे, अपनी फैमिली में किसी अन्य सदस्य के साथ अलग तरीके से बोलेंगे। तो जो वाणी होती है काफ़ी तेज़ी से बदलती है, ये अलग अलग लोगों के साथ बदल सकती है, अलग अलग स्थान के साथ बदल सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 58। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है, हम लोग इसको देखेंगे। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाएं पाठ्यपुस्तकों 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सारी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। तो देखिए बहुभाषी जो कक्षा होता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारी भाषाओं का उपयोग हो रहा है और सम्मान मिल रहा है सारी भाषाओं को। तो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है और उनकी जो मदर टंग होती है उसको सम्मान देते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं बहुभाषी कक्षा। मतलब बच्चे अपने घर की भी बोली बोल रहे हैं, स्कूल की भी बोली बोल रहे हैं, जिससे जो कक्षा है वो क्या हो गई है, बहुभाषी हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं 59। संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं से आसानी अनुदित होती है। तो ऑप्शन है ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो देखिए जो भाषा क्षमता होती है वो क्या होती है, जो संज्ञान स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं से आसानी अनुदित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में, या फिर बहुभाषी संबंध में। तो आप लोग को इसका आंसर पता चल चुका होगा कि हम लोग जो है भाषा को हमेशा क्या करते हैं, बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बहुभाषी मतलब कि सभी भाषाओं जितनी भाषाएं हैं उनको हम लोग सम्मान दें, तो बहुभाषी कक्षा उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।